कि लगभग 100 से 150 जो सैनिक थे, अफ़गानी सैनिक, उनके आसपास मृत पड़े हुए थे। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतिम समय तक भाऊ साहब ने उनसे युद्ध जारी रखा था। उनके दरबार था, उसमें जो चांदी लगी हुई थी उसको भी उन्होंने पिघलाकर अपने सैनिकों को उस समय वेतन दिया था। तो यह मराठों की उस समय ताकत थी। यह उसी समय का आम का वृक्ष है और ऐसे अनेक आम के वृक्ष यहाँ पर थे जो काले पड़ गए थे, क्योंकि उस समय मराठे अटक तक थे। अब्दाली के बेटे को जो अटक का किला है वहाँ से भगाकर उन्होंने वहाँ से भगा दिया था, विजय प्राप्त की। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक और ऐतिहासिक भूमि पर जिसका नाम है पानीपत। आप देख सकते हैं यह पानीपत युद्ध का स्मारक है और आज हम इसके आपको दर्शन भी कराएंगे और इसका भारतीय इतिहास में महत्व भी आपको बताएंगे। बोर्ड है यहाँ पर और उसके जस्ट पीछे है हमारा शान से लहराता हुआ तिरंगा और ये एक अद्भुत दृश्य का यहाँ पर निर्माण कर रहा है। यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यह स्मारक पानीपत के मैदान में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाइयों की यादगार है जिन्होंने इस देश के इतिहास को नई दिशा दी। पहला युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित कर भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की। दूसरे युद्ध में अकबर ने बैरम खां की सहायता से आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री हैमू को 1556 ईस्वी में हराया। देखिए यहाँ पे आदिल शाह सूरी के मुख्यमंत्री लिख रखा है, लेकिन ये सभी को पता है कि वो एक सम्राट की उपाधि उस समय धारण कर चुके थे पुराने किले में। और तो हम तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, क्योंकि उनको विक्रमादित्य की भी उपाधि उन्होंने धारण की थी नई दिल्ली के पुराने किले में। 1761 में एक और अहमद शाह अब्दाली, दूसरी ओर सदाशिव भाऊ एवं विश्वेश्वर राव लिखा हुआ है, लेकिन जो विश्वास राव उनका नाम था, श्रीमंत विश्वास राव पेशवे नेतृत्व में मराठा सेना के मध्य हुआ है। तो ये भयंकर युद्ध हुआ है जिसमें लाखों सैनिक यहाँ पर बलिदान हुए हैं, दोनों तरफ से सैनिक मारे गए हैं। उसके बारे में मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। सामने यहाँ पर अच्छी रास्ता है, आप अपना वाहन भी लेकर यहाँ पर स्मारक पर आ सकते हैं। कई लोगों को संकोच होता है कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ अपना वाहन खड़ा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसी जगह है। तो यहाँ पर एक सरकार ने बहुत अच्छी समुचित व्यवस्था कर रखी है जो भी यहाँ पर स्मारक के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। पानीपत कुरुक्षेत्र के पास में ही है और महाभारत काल से ही पानीपत का जो क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र में आता है जो कुरुक्षेत्र के पास में है। और यहाँ पे अनेक जो युद्ध हुए हैं जिनमें से यह जो स्मारक है वो पानीपत तृतीय युद्ध के स्मृति में बनाया गया है, जो हमारे सदाशिव भाऊ और उधर से अफ़गानियों की तरफ से अब्दाली के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था 1761 में। वैसे तो जो स्मृति चिन्ह है वो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही यहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। एक अंग्रेज़ अधिकारी ने स्मृति चिन्ह लगाया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में 1992 में यहाँ पर यह पूरा क्षेत्र का निर्माण किया गया और अच्छे ढंग से और एक बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से यहाँ पर स्मारक का निर्माण 1992 में हुआ है। बोर्ड भी लगाया गया है कि इसका जो निर्माण है 1992 में हुआ है और इस ओर है वह स्मृति चिन्ह जिसके नाम से यह काला आम पड़ा है। ये देखिए, अब यहाँ पर एक छोटे से सरोवर का भी निर्माण किया गया है और यह बिल्कुल जो काला आम का जो स्मृति चिन्ह है उसके जस्ट पास में ही है, ताकि जो पर्यटक आ सकें उनकी यहाँ पर थोड़ा सा विश्राम भी कर सकें। मुख्य जो पानीपत का यह तृतीय युद्ध है, इसके बाद में बहुत कम लोग, क्योंकि इतिहास को जो सही ढंग से नहीं पढ़ाने के कारण और जो सब आप जानते ही हैं कि हमको हमारे ही इतिहास से किस तरह से वंचित किया गया, इसलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि पानीपत तृतीय युद्ध के बाद में मराठा दोबारा से दिल्ली पर शासन उन्होंने किया है पेशवा माधवराव के नेतृत्व में। 1771 में ही
वह पुनः वापस आ गए थे। तो बहुत सारे लोग जो पानीपत तृतीय को मराठा साम्राज्य के खात्मे के लिए बताते हैं वो बिल्कुल गलत हैं। 1771 में फिर से माधवराव पेशवे के नेतृत्व में दिल्ली पर भगवा लहरा दिया गया था और उसका आगे का इतिहास भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। और आप यहां से देख सकते हैं वो वही स्मृति चिन्ह है। बुरहाड़ी में दत्ताजी शिंदे की धोखे से हत्या कर दी गई थी। वह समाचार जब वहाँ पर पुणे में पहुँचा तो एक मराठा साम्राज्य में बड़ा रोष था, क्योंकि दत्ताजी उस समय पेशवा के दाहिने हाथ थे और उनकी हत्या करने पर मराठा साम्राज्य ने बदला लेने की ठानी। और क्योंकि अब्दाली उससे पहले लगभग 4 से 5 बार भारत आ चुका था और हर बार वो मथुरा, वृंदावन और ये पूरे जो क्षेत्र था हमारा धार्मिक क्षेत्र था उसमें लूटपाट करके पैसा लूट कर वह अफ़गानिस्तान भाग जाता था। सदाशिव भाऊ ने उसी समय निज़ाम पर भी विजय प्राप्त की थी दक्षिण में, तो एक आत्मविश्वास से भरे हुए थे और पूरे भारत में उस समय मराठों की शक्ति के आगे कोई टिकता नहीं था। और इसी कारण से उन्होंने निर्णय किया कि इस बार अब्दाली को यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, उसको यहीं पर घेरा जाएगा। ये देखिए मेरे बिल्कुल जस्ट सामने है स्मृति चिन्ह और यही वो क्षेत्र है काला आम का, जहाँ पर इतना खून बहा वीर सैनिकों का, इतने यहाँ पर सैनिकों का खून बहा कि जो आसपास के जो पेड़ थे वो भी काले हो गए। और बाद में जब मौसम आमों का आया तो उस समय जो आम लगे वो भी काले लगे और इस कारण से ही इसको काला आम क्षेत्र कहा जाता है। और वो जो लकड़ी है काला आम की वो आज भी म्यूज़ियम में सुरक्षित है। और सदाशिव भाऊ उसी आम के पेड़ के नीचे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और उनके आसपास जब जो सीन था उस समय के जो अफ़गानियों ने रिकॉर्ड किया है कि लगभग 100 से 150 जो सैनिक थे, अफ़गानी सैनिक उनके आसपास मृत पड़े हुए थे। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अंतिम समय तक भाऊ साहब ने उनसे युद्ध जारी रखा था। जब सदाशिव भाऊ साहब जब महाराष्ट्र से, पुणे से युद्ध करने के लिए रवाना हुआ तो बहुत लोग समझते हैं कि वो केवल एक ही युद्ध हुआ उस दौरान। वो पूरे एक वर्ष में लगभग 5 युद्ध हुए और 5 में से 4 मराठों ने जीते थे। और ये जो एक जो युद्ध था अंतिम, जिसे पानीपत तृतीय, उसमें उनको पराजय मिली थी। तो उससे पहले वह 4 युद्ध उसी श्रृंखला में, जब 1 वर्ष पहले जब अभियान शुरू हुआ अब्दाली को पकड़ने के लिए, तो दिल्ली भी उन्होंने जीता और फिर कुंजपुरा भी उन्होंने जीता और बाद में ये पानीपत तृतीय हुआ उसके बाद में। और इस पानीपत तृतीय में जो स्ट्रेटेजी बनाई गई थी मराठों की तरफ से और अफ़गानियों की तरफ से, वह एक तरह का चक्रव्यूह मान लीजिए, क्योंकि मराठे अफ़गानियों की साइड को रोके रखे थे और अफ़गानियों ने जो मराठों की क्षेत्र था उसको रोक के रखा था। दिल्ली की तरफ अफ़गानी थे और अफ़गानिस्तान की तरफ का जो क्षेत्र है उस ओर के उधर मराठे थे। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर यमुना कलकल करती हुई बह रही है। और यमुना उस समय, यमुना में 1760 में बाढ़ आई हुई थी और इस वजह से ही भाऊ साहब अपनी सेना के साथ में अब्दाली को जो आगरा मथुरा वाला क्षेत्र है वहाँ पकड़ने में नाकामयाब रहे और उसके साथ साथ वो यमुना के साथ साथ चलते रहे। अब्दाली इधर नहीं आ सकता था और भाऊ साहब अपनी सेना को लेकर उधर नहीं जा सकते। उसके बाद भाऊ साहब ने सोचा कि जब यमुना पार करके नहीं जा सकते हैं, यमुना में इस तरह की बाढ़ आई हुई है, तो क्यों ना दिल्ली को ही ले लिया जाए। क्योंकि उस समय दिल्ली में उसने जो रोहिला नजीब खां का एक व्यक्ति बैठा हुआ था, भाऊ साहब ने दिल्ली को जाके ले लिया, दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली और वहाँ पे जो उनके दरबार था उसमें जो चांदी लगी हुई थी उसको भी उन्होंने पिघलाकर अपने सैनिकों को उस समय वेतन दिया था। तो ये हम मराठों की उस समय ताकत थी। पूरे भारत में, पूरे इस क्षेत्र में, अफ़गानिस्तान तक मराठों का डंका बज रहा था। यह उसी समय का आम का वृक्ष है और ऐसे अनेक आम के वृक्ष यहाँ पर थे।
जो काले पड़ गए थे और वीर बलिदानियों के जो खून इतना यहाँ पर बहा था। युद्ध लगभग 4 बजे सुबह शुरू हुआ था और लगभग 2 बजे तक मराठे उस युद्ध को जीत रहे थे, लेकिन सूरज की जो रोशनी थी वह मराठों की आंखों में चुभ रही थी लगातार, और लगभग 2-2:30 बजे तक मराठे जिस युद्ध को जीत रहे थे, अचानक लगभग 2:30 बजे के आसपास श्रीमंत विश्वासराव को एक गोली लग जाती है, और गोली लगने के बाद में वो घायल हो जाते हैं। और उनका जो हाथी का बैठे हुए थे, जब हाथी के जो ओहदा थे उसको खाली देखकर भाऊ साहब उनको बचाने के लिए हाथी से उतरते हैं, और इसी भगदड़ में उनको लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो अब यहाँ पर नहीं है, हाथी पर नहीं बैठे हुए हैं, और सैनिकों में एक भगदड़ मच जाती है। लेकिन इस भगदड़ के बीच में भी मराठाओं ने अपनी लगातार युद्ध को जारी रखा, और लगभग 4:30 बजे तक वो युद्ध लगातार कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि सुबह 4 बजे से और शाम के 4-4:30 बजे तक युद्ध होता है, तो कितने हमारे वो महान वीर, महान बलिदानी वो कितने एक आत्मविश्वास से भरे हुए थे। लेकिन उसी समय क्योंकि विश्वासराव को गोली लगने के कारण वो पूरा युद्ध का जो सीन था वो अफ़गानियों के पक्ष में चला जाता है। इधर यह पत्थर पर एक पेंटिंग बनाई गई है जिसमें अब्दाली जो अफ़गानिस्तान का फादर ऑफ नेशन माना जाता है, और इधर हमारे श्रीमंत पेशवा भाऊ साहब युद्ध लड़ते हुए दिखाए गए हैं। एक जीवंत चित्र है, मानो ऐसा लगता है कि युद्ध अभी इस क्षेत्र में जारी है। और यह जो स्वधर्म की जो लड़ाई है, लगभग 1400 ईयर्स, लगभग 1400 वर्ष, कासिम जब यहाँ पर सिंध में आया उस समय से और अब तक जारी है, ये सब आपको पता ही है। यह कंटिन्यूस वॉर है जिसमें सनातनी रहते हैं, और इस पूरे काल क्रम में अमर बलिदानी जो सैनिक हुए हैं उन्हीं का स्मरण करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा वार सीन, और एक तरफ है भाऊ साहब और एक तरफ है अब्दाली। जब इस युद्ध में, जैसा मैंने बताया कि 4 बजे तक जीत रहे थे, 2:30 बजे तक जीत रहे थे, बाद में उस युद्ध का जो अचानक से रुख बदला, और अब्दाली ने अपनी जो रिजर्व फोर्स थी लगभग 10,000 की वो उतारी मैदान में। और फडणवीस जो उस समय मंत्री थे, वह जब सदाशिव भाऊ के आसपास जब मुश्किल से 300-400 सैनिक रह गए थे, तो फडणवीस ने कहा था कि महाराज चलिए अब यहाँ से कुछ नहीं है। लेकिन आप ये सुनकर आंखों में आपके आंसू आ जाएंगे कि सदाशिव भाऊ ने उस समय मना कर दिया। वो जा सकते थे, वो अपना रास्ता ले सकते थे, वहाँ से निकल सकते थे, लेकिन आगे की पीढ़ियों को सीख देने के लिए कि स्वधर्म के लिए बलिदान हो जाना पड़ता है, तब जाके आगे की पीढ़ियाँ सुरक्षित रहती हैं, ये बताने के लिए वह अंतिम सांस तक यहीं पर इसी स्थान पर युद्ध लड़ते रहे। जो लिखित इतिहास है, जो उस समय बताया जाता है कि लगभग 75,000 सैनिक मराठों की तरफ से और अब्दाली की तरफ से लगभग 1,20,000 सैनिक थे। और क्योंकि रसद मराठों की लगभग 1-1.5 महीने से बंद हो चुकी थी, इस वजह से खाना पीना भी मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन फिर भी किसी भी बाउंड्री का समझौता करने से बेहतर मराठों ने लड़ना ज़्यादा उचित समझा। वो चाहते तो बाउंड्री का समझौता कर सकते थे, क्योंकि अब्दाली कह रहा था कि दिल्ली को ही बाउंड्री मान लिया जाए, लेकिन मराठों ने, सदाशिव भाऊ ने बाउंड्री दिल्ली नहीं मानी। वो कह रहे थे कि हमारा शासन तो अफ़गानिस्तान तक रहा है, क्योंकि उस समय मराठे अटक तक थे। अब्दाली के बेटे को जो अटक का किला है वहाँ से भगाकर उन्होंने वहाँ से भगा दिया था, विजय प्राप्त की थी। ऐसे में वो दिल्ली को बाउंड्री कैसे मान सकते थे? और इसी स्वदेश के प्रेम के लिए यह पूरा युद्ध हुआ। सदाशिव भाऊ का उस समय इतना बड़ा नाम था कि जब वो बलिदान हो गए, उसके बाद में कई लोगों ने उनके नाम से, क्योंकि उस समय फ़ोटो हुआ नहीं करते थे, सोशल मीडिया थी नहीं, तो कई लोग, नकली लोग सदाशिव भाऊ बन के बहुत बड़ी बड़ी सेनाएं वहाँ पे इकट्ठी कर ली थी। और एक व्यक्ति तो पुणे भी पहुँच गया था भाऊ साहब बन के, तो उसको बाद में पकड़ा गया।
माधवराव पेशवे के समय पे उस व्यक्ति को सज़ा दी गई, क्योंकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाऊ साहब उस समय कितना बड़ा नाम थे। और क्योंकि भाऊ साहब ही एक ऐसे योद्धा थे कि जो डायरेक्ट इसको संघर्ष किया उन्होंने और डायरेक्ट यहाँ पे अब्दाली को रोका। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि अब्दाली उसके बाद में दिल्ली की तरफ नहीं आया, क्योंकि वो लेटर लिख चुका था कि अब मैं कभी भी दिल्ली पे नहीं आऊँगा, दिल्ली आपकी है और आपकी ही रहेगी। वह बालाजी बाजीराव को यह पत्र लिखकर यहाँ से वो रवाना हो गया और वो फिर कभी भी सतलज पार करके लाहौर वाले क्षेत्र में ज़रूर वो उसके बाद में 1-2 बार हमला किया, लेकिन यह जो दिल्ली का जो क्षेत्र है, पानीपत और कुरुक्षेत्र और सतलज पार करके वो इस साइड नहीं आया। और जैसा कि उसने बाउंड्री अपनी सतलज को बनाया था, और यही सतलज की जो बाउंड्री थी बाद में अंग्रेज़ों ने भी इसी बाउंड्री को रखा जब देश का बंटवारा उस समय 1947 में हुआ। इस काला आम के नीचे खड़े होकर और भाऊ साहेब की स्मृति में लगे चिन्ह को देखकर आज हमें एक गौरव की अनुभूति हो रही है। ऐसे ही अमर बलिदानियों के कारण भारत सैकड़ों वर्षों से आतताइयों से लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। ऐसे वीरों को शत शत नमन है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पानीपत युद्ध क्षेत्र की इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे एक और नई ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।